क्योंकि ट्रम्प को समझने के लिए सिर्फ उसकी पॉलिटिक्स को समझना काफी नहीं है। ये कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क के क्वींस से। ट्रम्प और उसके पिता पर लॉ सूट किया गया। केस का नाम था यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस फ्रेड ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प एंड ट्रम्प मैनेजमेंट। कभी किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को प्रैक्टिकली उठवा लेना और कभी इजराइल के साथ मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म करना। दिलचस्प बात यह है कि हिटलर ने भी यही बात कही थी, मतलब सिर्फ मैं ही इसे ठीक कर सकता हूँ। मैं जीतूंगा, मैं हिस्ट्री बनाऊंगा, मैं दुनिया को बदल दूंगा। और यहीं से एक कंपैरिजन सामने आता है, हिटलर का कंपैरिजन। Everybody's always blaming me for everything. आज दुनिया में जितनी भी बड़ी जियोपॉलिटिकल वॉर्स चल रही हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं एक ही नाम बार बार सामने आता है, डोनाल्ड ट्रम्प। अब ऐसा नहीं है कि दुनिया में उससे पहले ताकतवर नेता नहीं थे, लेकिन ट्रम्प थोड़ा अलग है, क्योंकि ट्रम्प को समझने के लिए सिर्फ उसकी पॉलिटिक्स को समझना काफी नहीं है, उसके बिहेवियर को समझना होगा। कभी नोबेल प्राइज के लिए ड्रामा करना, I can't think of anybody in history that should get the Nobel Prize. कभी दूसरे देशों के लीडर्स को ओपनली इंसल्ट करना, Without us, right now you'd all be speaking German and a little Japanese perhaps. कभी किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को प्रैक्टिकली उठवा लेना और कभी इजराइल के साथ मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म करना। अब यहाँ ये भी नहीं है कि ईरान का लीडर कोई बेचारा था, पर मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि ये सारे डिसीजन किस इंटेंशन से लिए जाते हैं, क्योंकि ट्रम्प को अगर ध्यान से देखो तो उसकी पर्सनालिटी में एक चीज बार बार दिखाई देती है, मैंने ये किया, I alone can fix it. मैं जीतूंगा, And we're going to start winning again. मैं हिस्ट्री बनाऊंगा, We made history for a reason tonight. मैं दुनिया को बदल दूंगा। We are going to make our country great again. ट्रम्प की पॉलिटिक्स में कंट्री से पहले अक्सर उसका ईगो दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे वो हर सिचुएशन को एक बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की तरह नहीं, बल्कि अपने पर्सनल लेगेसी प्रोजेक्ट की तरह देखता है। उसे फर्क नहीं पड़ता दुनिया उसे कैसे देखती है, बस हिस्ट्री में उसका नाम हमेशा विनर की तरह लिखा जाना चाहिए। और शायद यही वजह है कि दुनिया में जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल टेंशन आज दिखाई देती है, उनमें से कई के पीछे कहीं ना कहीं एक सन की लीडर की सोच भी छुपी हुई है। अब ये कंपैरिजन सुनने में तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगता है, लेकिन अगर ट्रम्प के बिहेवियर को ध्यान से देखो तो इतिहास के एक और लीडर की याद आती है। एक ऐसा लीडर जो खुद को हमेशा सही मानता था, जिसे लगता था कि पूरी दुनिया उसके विजन के हिसाब से चलनी चाहिए, अडॉल्फ हिटलर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रम्प का ये बिहेवियर अचानक डेवलप नहीं हुआ, इसके साइन बहुत पहले से दिखाई देने लगे थे, शायद उसके बचपन से ही। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प की कहानी व्हाइट हाउस से शुरू नहीं होती, ये कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क के क्वींस से, जहाँ एक छोटे लड़के के अंदर पैसा, पावर और अटेंशन के लिए एक अजीब सा हंगर पैदा हुआ, और वही हंगर धीरे धीरे उसे दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल लीडर में से एक बना देता है। डोनाल्ड ट्रम्प की उस बचपन की कहानी पर थोड़ा गौर करते हैं, जो उसके नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी को दिखाती है। ट्रम्प का जन्म 1946 में न्यूयॉर्क के क्वींस में एक अमीर परिवार में हुआ था। उसके पिता फ्रेड ट्रम्प एक सख्त रियल एस्टेट डेवलपर थे, जो बच्चों पर इमोशनल सपोर्ट की बजाय क्रिटिसिज्म और डिसिप्लिन का बोझ डालते थे। मैरी ट्रम्प, जो उनकी नीस और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, अपनी किताब टू मच एंड नेवर इनफ में बताती हैं कि फ्रेड एक सोशियोपैथ थे, जो बच्चों को प्रेज की बजाय हिट करते या बहुत दिनों तक ग्राउंड कर देते थे। जब डोनाल्ड सिर्फ 2 साल का था, उसकी मां मैरी एने ट्रम्प को सीरियस इलनेस की वजह से 6 महीने हॉस्पिटल में रहना पड़ा। When Donald was around 2.5 years old, my grandmother became very ill. जिससे बच्चे इमोशनली निग्लेक्टेड महसूस कर रहे थे। एक्सपर्ट कहते हैं कि शुरुआती अनुभव, मां की गैर हाजिरी और एक सख्त पिता, इन तीनों ने ट्रम्प में एम्पैथी की कमी पैदा की। स्कूल में ट्रम्प एग्रेसिव था, दोस्तों को बुली करता था, और 13 साल की उम्र में पेरेंट्स ने उसे न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी में भेज दिया, जहां प्रेशर था कि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बने, उसके पिता से भी बेहतर। साइकोलॉजिस्ट जैसे डैन मैक एडम्स कहते हैं कि ट्रम्प एपिसोडिक मैन है, जो रेजिंग नर्सिसिज्म के साथ मूवमेंट में जीता है। फिर ट्रम्प का फ्यूचर आगे बढ़ता है और यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है, लेकिन उसे अभी भी पूरी तरह नहीं पता होता कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है। एक समय वो सोच रहा था कि लॉस एंजलिस की फिल्म स्कूल में जाए और फिल्म डायरेक्टर बने। My other fantasy as I got older was to do movies. I wanted to be a movie maker. जरा सोचो, डोनाल्ड ट्रम्प अगर फिल्म डायरेक्टर बन जाता तो कितनी अजीब सी दुनिया होती।
लेकिन आखिरकार उसने अपने पिता का रास्ता चुन लिया। उसने इकोनॉमिक्स और बिजनेस पढ़ना शुरू किया। ये वही समय था जब 1970s में वियतनाम वॉर चल रही थी। अमेरिका में यंग लोगों को वॉर के लिए ड्राफ्ट किया जा रहा था, मतलब वॉर के लिए भेजा जा रहा था। लेकिन ट्रम्प को एजुकेशन डेफरमेंट मिल गया, मतलब वो कॉलेज में होने की वजह से ड्राफ्ट से बच गया। ऐसा 4 बार हुआ। कॉलेज खत्म होने के बाद उसे ड्राफ्ट के लिए एलिजिबल होना चाहिए था, लेकिन उसे फिर से डिफरमेंट मिल गया, इस बार हील बोन प्रॉब्लम की वजह से। हालांकि इस बात को लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी रही, क्योंकि जिन डॉक्टर्स ने ट्रम्प के लिए मेडिकल रिकमेंडेशन लिखी वो काम करते थे फ्रेड ट्रम्प की बिल्डिंग्स में। इसीलिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्या सच में उसे हील्स पर था, या फिर डॉक्टर्स ने उसके पिता के लिए एक फेवर किया ताकि उनका बेटा वॉर में ना भेजा जाए। जो भी हो, ट्रम्प वियतनाम वॉर में नहीं गया। इसके बजाय वो अपने पिता के रियल एस्टेट बिजनेस में शामिल हो गया, जहां वे लोग ब्रुकलिन और क्वींस में लो और मिडिल इनकम फैमिलीज के लिए हाउसिंग बिल्डिंग बनाते थे। फिर 1964 में एक घटना होती है जो उसकी पर्सनैलिटी का एक और पहलू दिखाती है। न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा ब्रिज बनकर तैयार हुआ था। ये एक बड़ा इंजीनियरिंग अचीवमेंट था। इस ब्रिज ने ब्रुकलिन को स्टेटन आइलैंड से जोड़ दिया। फ्रेड ट्रम्प को उसके ओपनिंग सेरेमनी में बुलाया गया और उन्होंने डोनाल्ड को भी साथ चलने के लिए कहा। डोनाल्ड वहां भीड़ में बैठा था और उसने एक अजीब चीज नोटिस की। ब्रिज का सेलिब्रेशन हो रहा था, लेकिन जिस आदमी ने असलियत में वो ब्रिज डिजाइन किया था वो एक कोने में खड़ा था। ट्रम्प याद करता है किसी ने उसका नाम तक नहीं लिया, और उस मोमेंट पर ट्रम्प ने अपने दिमाग में एक बात तय कर ली। उसने कहा, अगर तुम लोगों को तुम्हारे साथ जैसा चाहे वैसा बर्ताव करने दोगे तो तुम मूर्ख बन जाओगे, और मैं किसी के सामने मूर्ख नहीं बनना चाहता। They just took us like, for a bunch of suckers. ट्रम्प के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। उसके लिए सिर्फ जीतना ही काफी नहीं था, उसे रिकॉग्निशन भी चाहिए था। अगर तुम सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं हो तो फिर तुम बेवकूफ हो। रिकॉग्निशन और अटेंशन ट्रम्प के लिए बचपन से ही बहुत इम्पोर्टेंट थे। It was a good training. It was a good training. I enjoyed it. ट्रम्प अब अपने पिता के बिजनेस में शामिल हो चुका था और धीरे धीरे बिजनेस के तरीके सीख Started रहा off था। making little deals in Brooklyn and Queens. वो अभी सिर्फ 20 की उम्र में था, लेकिन जल्द ही वो एक ऐसे कंट्रोवर्सी में फंसने वाला था जो उसकी लाइफ की डायरेक्शन काफी हद तक बदल देगा। ये 1970s का समय था। अभी अभी सिविल राइट्स एक्ट लागू हुआ था। अब किसी के साथ रेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करना इलीगल था। इस लॉ को एनफोर्स करने के लिए यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट कई बार अंडरकवर एजेंट भेजता था हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में, ताकि ये पता चल सके कि लैंडलॉर्ड किराएदार चुनते समय रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहे। और यही इन्वेस्टिगेशन आखिरकार ट्रम्प अपार्टमेंट तक भी पहुंची। जस्टिस डिपार्टमेंट एक ब्लैक एप्लीकेंट भेजता था जो अपार्टमेंट के लिए अप्लाई करता था, और बार बार उसे यही जवाब मिलता था, यहाँ कोई अपार्टमेंट अवेलेबल नहीं है। लेकिन उसके तुरंत बाद जस्टिस डिपार्टमेंट एक वाइट एप्लीकेंट भेजता और अचानक पता चलता कि अपार्टमेंट अवेलेबल है। ऐसा कई बार हुआ और धीरे धीरे जस्टिस डिपार्टमेंट को एक पैटर्न दिखाई देने लगी, सिस्टमैटिक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। आखिरकार 1973 में ट्रम्प और उसके पिता पर लॉ सूट किया गया। केस का नाम था यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस फ्रेड ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प एंड ट्रम्प मैनेजमेंट। जस्टिस डिपार्टमेंट ने उन पर आरोप लगाया कि वे लोग रेस और कलर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि मैनेजर्स रेंटल एप्लीकेशन पर सी मार्क लगाते थे, जिसका मतलब था कलर, और यही वो एविडेंस था जिसे लेकर जस्टिस डिपार्टमेंट ट्रम्प फैमिली के खिलाफ खड़ी हो गई। ये कंट्रोवर्सी तो बस शुरुआत थी। ऐसी बहुत सी कंट्रोवर्सीज के बाद डोनाल्ड ट्रम्प पॉलिटिक्स में आता है और पॉलिटिक्स में आके वो बन जाता है I am प्रेसिडेंट। officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again. ट्रम्प के ये नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स सिर्फ उसकी पर्सनल लाइफ तक सीमित नहीं रहे। धीरे धीरे यही ट्रेट्स उसे एक ऐसे लीडर में बदल देते हैं जो हिस्ट्री में अपना नाम विनर के रूप में लिखवाने के लिए लगभग कुछ भी कर सकता है। और यहीं से एक कंपैरिजन सामने आता है, हिटलर का कंपैरिजन, क्योंकि हिटलर भी एक इनसिक्योर और नार्सिसिस्टिक लीडर था जो अपनी पर्सनल ग्लोरी के लिए पूरी दुनिया को वॉर में झोंक देने से भी नहीं डरता था। अब ये कंपैरिजन काफी कंट्रोवर्शियल है, और अगर ध्यान से देखा जाए तो ट्रम्प की पॉलिटिक्स में कुछ ऐसे इकोज दिखाई देते हैं जो हिस्ट्री के एक बहुत डार्क चैप्टर की याद दिलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि आखिर क्यों कई एक्सपर्ट कहते हैं ट्रम्प रियली रिजेंबल हिटलर। हाँ, डिफरेंस भी है। ट्रम्प आज भी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऑपरेट करता है, I do solemnly swear लेकिन इसके बावजूद कुछ समानताएं इतनी डिस्टर्बिंग हैं कि उन्हें इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। पहला है कि आउटसाइडर बनकर सिस्टम को फिक्स करने का क्लेम।
that I, no matter how I feel, no matter what the conditions, if there's hurricanes or whatever, सबसे पहली सिमिलरिटी उनकी पॉलिटिकल एंट्री में दिखाई देती है। दोनों ने खुद को सिस्टम के आउटसाइडर के रूप में पेश किया। हिटलर ने कहा वाइमर रिपब्लिक करप्ट है और सिर्फ नाजी पार्टी ही जर्मनी को बचा सकती है। ठीक उसी तरह ट्रंप ने अमेरिका को स्लोगन दिया, ड्रेन द स्वैम्प। in Washington, D.C., we're draining the swamp. मतलब वॉशिंगटन के करप्ट एलिट्स को साफ करो। 2016 कैंपेन में ट्रंप बार बार एक ही लाइन बोलता था, Only I can fix it. I alone can fix it. Can all be fixed, but not by Hillary Clinton, only by me. I alone can fix it. और दिलचस्प बात यह है कि हिटलर ने भी यही बात कही थी, मतलब सिर्फ मैं ही इसे ठीक कर सकता हूँ। दोनों ने अपने फॉलोअर्स को एक ही मैसेज दिया, देश मुश्किल में है और मैं ही वो हीरो हूँ जो इसे बचा सकता हूँ। सेकेंड, नेशनलिज्म और एनिमीज को ब्लेम करना। हिटलर ने जर्मनी की प्रॉब्लम के लिए ज्यूस और माइनॉरिटीज को रिस्पॉन्सिबल ठहराया। इससे जर्मनी नेशनलिज्म को फ्यूल मिला। ट्रंप भी बार बार अपने स्पीचेस में इमिग्रेट्स, मीडिया और एनिमीज विद इन जैसे टारगेट्स पर हमला करता है। कई स्पीचेस में उसने ओपोनेंट्स को एनिमी ऑफ द पीपल या वर्मिन जैसे शब्दों से भी डिस्क्राइब किया। They are truly the enemy of the people. थर्ड, पर्सनल ग्लोरी का ऑब्सेशन। दोनों लीडर्स में पर्सनल ग्लोरी का ऑब्सेशन दिखता है। हिटलर खुद को फ्यूरर मानता था, मतलब लीडर। ट्रंप भी कई बार पॉलिटिकल डिसीजन को एक पर्सनल जीत की तरह प्रेजेंट करता है, चाहे नोबेल प्राइज की लॉबिंग हो या जियोपॉलिटिकल मूव्स। कई रिपोर्ट्स में ट्रंप की एक कंट्रोवर्शियल लाइन भी सामने आई, आई नीड द काइंड ऑफ जनरल्स दैट हिटलर हैड, मतलब ऐसे जनरल्स जो सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं बल्कि लीडर से लॉयल हो। और यही कंसेप्ट हिटलर की आइडियोलॉजी में भी था, जहां लीडर की इच्छा ही सबसे ऊपर होती है। ट्रंप की जिंदगी का रिसर्च करने के बाद मुझे अब ये काफी साफ दिखाई देता है कि डोनाल्ड ट्रंप आगे भी यही तरीके अपनाएगा, यही नियम, यही सोच और जीतने की वही आजीवन महत्वाकांक्षा। किसी के लिए मूर्ख ना बनना, हर हाल में जीतना और इस जीत के लिए पहचान हासिल करना, वही पहचान जिसकी उसे अंदर से गहरी चाह है। वह अपनी पूरी जिंदगी यही करता आया है, किसी भी कीमत पर जीतना। जो भी करना पड़े, बस जीतना है।